बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने ईथर के बारे में पढ़ा था, ईथर को पढ़ रहे थे और ईथर में इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, इसका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के ईथर्स होते हैं और इसी के पश्चात इसमें ईथर में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होती है, समावयवता होती है और इसके पश्चात ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसको किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है, ईथर को लैब में कैसे बनाते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल पर ईथर को कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में। ईथर, डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, CO2 प्लस H2O। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं किसी को भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मुक्त होता है। ईथर को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। तो ये कंफर्म है। तो यहाँ पर ईथर को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को जलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, कंबशन करते हैं, दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन को की प्रेजेंस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसके बाद देखते हैं ये जो ईथर है इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। तो ईथर का क्लोरीन से रिएक्शन क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। तो पहला रिएक्शन था ऑक्सीजन में, उसका दहन किया, कंबशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बना। दूसरा रिएक्शन है हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं डार्क में, अंधेरे में। तो क्या होता है यहाँ पर, इसमें एक एक हाइड्रोजन इसमें क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। एक स्टेप पर एक क्लोरीन रिप्लेस होता है, दूसरे स्टेप पर दूसरा। एथेन में ये CH3 है, ये CH2 होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन से रिप्लेस कौन सा हाइड्रोजन होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्लोरीन से रिप्लेस होगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो जैसे ये ऑक्सीजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर। तो ऑक्सीजन से जो कार्बन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, एक एक, इधर भी मतलब कि ऑक्सीजन के एल्किल के इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होता है। तो ये क्या बन जाता है, डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बन जाता है। तो ये डार्क में होता है। अंधेरे में जब ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो जो इनके अल्फा हाइड्रोजन एक एक होता है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, अर्थात प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसके पश्चात क्या बनता है, डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। डाइक्लोरो दो क्लोरीन है, दो एथिल है और ईथर बन जाता है।
तो ये ध्यान रखेंगे, जब अंधेरे में ईथर की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं एक एक की ओर, बस, और वहीं पर रिएक्शन रुक जाती है। लेकिन इसको लाइट की प्रेजेंस में कराएं, प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, तो ये डाई एथिल की ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में कराने पर क्या होगा कि ईथर में जितने भी हाइड्रोजन है, ये 10 हाइड्रोजन है, तो पूरे के पूरे 10 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना, लाइट की प्रेजेंस में। तो हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण की क्रिया हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स या किसी भी एल्केन में, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हैलो एल्केन, हैलो एरीन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैलोजिनेशन कराया जाएगा, हैलोजनीकरण कराया जाएगा, उसकी क्रिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कराई जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर अंधेरे में करेंगे तो सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से या हैलोजनी तत्वों से रिप्लेस या प्रतिस्थापित नहीं होंगे। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कराने पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्शन कराने पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन लगे होते हैं, सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जैसे मेथेन में कराएं, फिर इसमें बेंजीन में करा दूं तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है तो 6 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मोस्टली, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लाइट के, लेकिन डार्क में कराएंगे तो सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं होते और लाइट में हो जाते हैं। लाइट में हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हैलोजनी एलिमेंट ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनाते हैं, और मुक्त मूलक बनाने के कारण जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें मोस्टली हाइड्रोजन से क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन में। तो ऐसा हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स में भी पढ़ा था, उसमें भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो डार्क में करेंगे तो केवल एक एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो ये 10 हाइड्रोजन, ये 10 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। ये होल ट्वाइल लगा हुआ है तो ये 10 क्लोरीन हाइड्रोजन 10 क्लोरीन से रिप्लेस होगा और 10 HCl बन जाएंगे। तो ये क्या कंपाउंड बनेगा, C2Cl5 का होल ट्वाइस O, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर बन जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है हैलोजनीकरण की प्रक्रिया, और मोस्टली जितने भी चैप्टर हैं सभी में हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन पढ़ते हैं। और इसके 2 ही स्टेप होते हैं कि अंधेरे में कराने पर क्या होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में कराने पर क्या होता है। तो लाइट की प्रेजेंस में ध्यान रखें, मोस्टली सभी में सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं या ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं। और क्यों रिप्लेस हो जाते हैं उसका कारण है कि लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, और मुक्त मूलकों के साथ अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होती है। तो ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ईथर की क्रिया एसिड से HCl से करा देते हैं। तो ये HCl क्या होता है, ये इसी से ऐड हो जाता है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन हो जाते हैं। तो HCl इससे जुड़ जाता है, तो H यहाँ O से जुड़ जाएगा और Cl वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ OH से जुड़ जाएगा, तो ये C2H5 का होल ट्वाइस OH और Cl जुड़ जाएगा। तो ये डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये ऑक्सोनियम साल्ट बन जाता है। तो ये ईथर की HCl से रिएक्शन कराने पर डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड ये साल्ट बन जाता है। तो ये याद रखना है एसिड से रिएक्शन।
अब इसके बाद नेक्स्ट ईथर। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, दोनों ईथर से, दोनों एल्किल ग्रुप से साझा करने के बाद इसमें क्या होता है, दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर BF3 से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये BF3 भी इसी में ऐड हो जाता है। ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये बोरॉन को डोनेट कर देता है और बोरॉन इसमें यहाँ पर आकर के इसी से जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है ये कंपाउंड, C2H5O, C2H5 और BF3। तो क्या करता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और ईथरेट, ईथर है ये, तो BF3 जुड़ जाता है, तो B से क्या हो गया बोरॉन, और ट्राइफ्लोराइड मतलब 3 फ्लोराइड है, और ईथरेट ईथर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ईथर की रिएक्शन HCl से कराते हैं और यह BF3 से कराते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि ये पूरे इसी से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बना, डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना, और यहाँ पर ये जुड़ गया तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बन गया। तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे।